बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था का गहनता से अध्ययन कर रहे थे। और जो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो भारतीय संविधान में थे, तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भाग, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अगर भागों की बात करें तो कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं। और इन 22 भागों का अगर हम एक एक करके अध्ययन करें तो अलग अलग भाग में हमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो हम 22 भागों को 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शुरुआत के 11 भाग की शुरुआत के जो 11 भाग हैं भारतीय संविधान के, उन 11 भागों में हमें किस किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके 22 भाग हैं। तो एक एक करके देखते हैं इन भागों के अंतर्गत हमें क्या क्या बताया गया है। तो हम बात करते हैं पहला भाग 1 के अंतर्गत। भाग 1, तो भाग 1 में आपको क्या बताया है? संघ और उसके राज्य। ठीक है, तो भारत 1 में क्या बताया गया? संघ और उसके राज्य। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1 में भी यही बताया गया है, अनुसूची 1 में भी यही बताया गया है, और जो भाग 1 है, भाग 1 में भी क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात जैसा हमने बताया कि हम अध्ययन कर रहे हैं एक देश के बारे में, तो देश होगा, देश के अंतर्गत कुछ राज्य भी होंगे। तो उसी प्रकार से हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, तो संघ अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत जिन जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, उनके बारे में हमारे भाग 1 में जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो भाग 1 में क्या बताया गया है? भारत की बाउंड्री और भारत के अंदर जो राज्य हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 हमें क्या बताता है? ठीक है, तो भाग 2 बताता है हमें नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। भाग 2 जानकारी देता है आपको नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो जो भाग 2 है वो आपको नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। अब क्या होता है, आपके पास कोई देश होगा, तो देश बनेगा कब? जब उसके अंदर रहने वाले कोई नागरिक होंगे, यानी लोग होंगे। तो आपको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, यानी सबसे पहले तो कोई क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र देश कब बनेगा? जब एक उसकी निश्चित सीमा होगी। निश्चित सीमा होने के बाद उसके अंदर कुछ लोग होने चाहिए, जो उस लोग उस राज्य या उस देश के लिए कार्य करेंगे। तो इसीलिए भाग 2 में आपकी नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय कौन भारत का नागरिक था, भारत बाद में कौन भारत का नागरिक बन सकता है, या किस तरीके से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है, किस तरीके से भारत की नागरिकता निरस्त हो जाती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, आपका भाग 2 के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम भाग 3 के बारे में जानकारी लें कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है आपको मौलिक अधिकारों के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है आपको? भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। मौलिक अधिकार, तो अब आपको पता है जब नागरिक होंगे तो नागरिक अपना जब उत्थान कर पाएंगे, यानी जब नागरिक खुद से विकसित होगा तभी तो अपने देश को भी विकास के राह पर आगे ले जाएगा। तो इसीलिए पहले नागरिकता दी गई, यानी जो लोग रहेंगे, यानी जो उस देश के नागरिक होंगे, जब उन नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार मिलने से वो नागरिक क्या होगा? आपका एक अच्छा नागरिक बनेगा, और जब वो अच्छा नागरिक बनेगा तो अपने देश का विकास करेगा। तो इसीलिए भाग 3 में आपको क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अब इन सब को हम अभी डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी पहले एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि किस भाग में क्या दिए गए हैं। तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 आपका आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक कहाँ तक आता है? आपका संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक कहाँ था? आपके संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हम जब डिटेल में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। अब अगर हम संविधान के भाग 4 के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 4 में क्या बताए गए हैं? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई। किसके बारे में बताया मैंने आपको? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, ये हैं आपके भाग 4 में, जिनको हम क्या बोलते हैं, DPSP भी बोला जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो भाग 4 में आपके इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब यहीं पर हम बात करें तो सन 1976 में एक संविधान संशोधन द्वारा इसमें भाग 4 का भी जोड़ा गया था, ठीक है, या जिसको हम 4A भी बोलते हैं, ये 4 का। तो 4 का में क्या है हमारे पास, 4 का में है हमारे पास मौलिक कर्तव्य। जो संविधान का भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 का आता है, उसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। ये आपका बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपके मूल संविधान में नहीं था। आपको जो भी देखने को मिलेगा ना इस तरीके से कि भाग 4 का, 4 खा या 9 का, 11 का, तो जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, यानी का, खा, गर करके, अर्थात ये बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो आपका जो भाग 4 का है, ये जोड़ा गया था आपका सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और इसका नाम क्या रखा गया, आपका मौलिक कर्तव्य रखा गया था। अब हम इसके बाद भाग 5 के बारे में अध्ययन करें तो जो संविधान का भाग 5 है, ठीक है, तो जो संविधान का भाग 5 है, संविधान का भाग 5 हमें किसके बारे में जानकारी देता है, आपका संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है, यानी संघ सरकार से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी जो केंद्र सरकार कह सकते हो आप, जो केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी जानकारी है, यानी केंद्र की न्यायपालिका कैसी होगी, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, यानी केंद्र में जो सरकार बनेगी, यानी जो संसद होगी, संसद किस तरीके से निर्मित होंगे, जो केंद्र सरकार के पदाधिकारी होंगे, यानी जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य न्यायाधीश हो गया, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, उन सब के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, आपके भाग 5 में जानकारी दी गई है। अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो हमारे संविधान है उसके भाग 5 के अंतर्गत दी गई है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी हम देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट है, किस चीज़ में आपका प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है, संसद किसके अंतर्गत आती है, संसद का कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है, धन विधेयक हो गया, ठीक है, वित्त विधेयक हो गया, यानी लोकसभा के लिए जो केंद्र में रखे जाते हैं, संसद में रखे जाते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है आपके संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम भाग 6 की बात करें तो भाग 6 हमारे पास राज्य सरकारों के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हम अब यहाँ से भाग 6 के अंतर्गत की बात करें, भाग 6, तो भाग 6 हमें किसके बारे में जानकारी देता है, भाग 6 हमें राज्य सरकारों के बारे में जानकारी देता है। तो राज्य सरकारों के बारे में जानकारी देता है, अर्थात राज्य में जो पदाधिकारी होंगे या जो राज्य की प्रक्रिया होगी, उन सब के बारे में जानकारी देता है। अर्थात जो राज्य का मुख्य कामकाज होगा वो किसके नाम पर होगा, राज्यपाल के नाम पर होगा, ये बताया गया है। और जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, ठीक है, जो राज्यों में जो विधानसभा या विधान परिषद या जिसको आप विधानमंडल बोलते हैं उसका गठन किस तरीके से होगा, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सब अर्थात राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत दी गई हैं। अगर हम भाग 7 का बात करें उसके बाद, ठीक है, भाग 6 के बाद क्या आता है, भाग 7। तो भाग 7 अब आपका क्या है, भाग 7। तो जो संविधान का भाग 7 है ये अब निरसित कर दिया गया है, अर्थात अब इसमें जो उपबंध किए गए थे वो उपबंध अब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब भाग 7 तक हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं मिटा के आगे चलता हूँ। तो हमारे जो संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, अर्थात भारत की सीमा और उसमें जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीमा और उनके नामों के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 2 में नागरिकता के, अर्थात भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है या किस प्रकार से भारत की नागरिकता खो सकती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 3 मैंने बताया आपको मौलिक अधिकार, यानी जब कोई व्यक्ति होगा, कोई नागरिक होगा,
तो नागरिक अपने राज्य या देश का विकास तभी कर पाएगा जब उसका खुद का विकास होगा। तो खुद का विकास करने के लिए कुछ अधिकार नागरिक को दिए गए हैं, तो वो आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी बोला जाता है। तो डीपीएसपी में हमको क्या बताएगी कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, ठीक है, समान कार्य का समान वेतन हो गया, ठीक है, पंचायतों का गठन हो गया, ठीक है, पोषण का अधिकार हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको यह बताया गया है कि आपको कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य यानी अच्छा राज्य बनने के लिए कौन कौन से कानून लागू करने हैं या कौन कौन से नियमों का पालन करना है। तो आपके भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है। और 4 का के अंतर्गत क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिए गए, जो मैंने आपको बताया था बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक बताया गया कि एक नागरिक के अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए थे। भाग 5 में मैंने आपको बताया संघ सरकार, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। हमारी राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, संसद, इन सब के बारे में जानकारी आपकी भाग 5 के अंतर्गत दी गई है। भाग 6 में मैंने बताया आपको राज्य सरकार के बारे में जानकारी, अर्थात जो हमारे राज्य सरकार यानी जो राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, जो हमारी विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, और जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय हो गए, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है आपकी भाग 6 में। भाग 7 की बात करूं तो ये भाग 7 अब क्या कर दिया गया, आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 7 आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, भाग 7 हो चुका है हमारा, भाग 8 का अध्ययन करते हैं कि भाग 8 में हमें क्या बताया गया है, ठीक। तो देखते हैं भाग 8 में। तो भाग 8, तो जो हमारे संविधान का भाग 8 है, संविधान के भाग 8 में हमें क्या बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। किसके बारे में जानकारी दी गई हमें, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, संविधान के भाग 8 में दी गई है ना। अभी हमने सारे क्या पढ़े थे, क्या क्या एक तरफ से पढ़ चुके हैं हम, केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। तो अब क्या बचा आपका, जो हमारे क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, हमें भाग 8 में दी गई है, ठीक है। अब हम अगर भाग 9 की बात करें, जो संविधान का भाग 9 है, तो संविधान के भाग 9 में हमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई। किसके बारे में जानकारी दी गई है, पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई है। आपको देखना, आपको देखने का एक हायरार्की समझ में आ रही होगी, पहले केंद्र के बारे में, फिर उसमें रहने वाले लोगों के बारे में, ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या है, भारत के एरिया के बारे में, फिर लोगों के बारे में, फिर लोगों के कर्तव्य, फिर राज्य के लिए कर्तव्य, फिर आपका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद आपका राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद क्या आपका स्थानीय सरकारें। इस तरीके से बारे में आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भाग 8 में हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। और भाग 9 में हमारे पास किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में, पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थात क्या है कि जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों का निर्वाचन किस तरीके से होगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा होगी, कौन कितने विषय दिए जाएंगे, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, भाग 9 में जानकारी दी गई है। अब उसके बाद आता है आपके यहीं पर भाग 9 का आता है, ठीक है। कौन सा आता है आपका, भाग 9 का। तो जो भाग 9 का में है, तो पंचायतों के बाद क्या आती है आपकी, नगर पालिकाएं। तो जो नगर पालिकाओं के बारे में जानकारी दी गई है, वो कहाँ दी गई है आपकी, संविधान के भाग 9 में और 9 का के अंतर्गत दी गई है। तो यहीं पर अगर हम बात करें, बाद में आपका कौन सा आता, सहकारी समितियां नाम की भी एक चीज होती है। तो उन सहकारी समितियों का प्रशासन किस तरीके से चलेगा, कौन कौन सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं, वो हमारे पास संविधान के 9 खा में दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान का जो 9 खा है, उसमें बारे में जो 9 खा है, भारतीय संविधान का 9 खा है, उसमें किसके बारे में जानकारी दी गई, आपकी सहकारी समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। यानी सहकारी समितियों का निर्माण किस तरीके से होगा, किस तरीके से उनका प्रशासन चलेगा, क्या क्या कार्य वो चीज करेंगी, तो संविधान के भाग 9 खा में दी गई। तो ये तीनों चीजें आपको बड़ी याद रखनी है। जो संविधान का भाग 9 है, संविधान के भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें इस भाग 9 में पंचायतों के बारे में, 9 खा में नगर पालिकाओं के बारे में, 9 खा में नगर पालिकाओं के बारे में, और 9 खा में किसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में जानकारी
दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या? ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब जो संविधान के भाग 10 में हम बात करें तो संविधान के भाग 10 में जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो संविधान के भाग 10 में किसके बारे में जानकारी दी गई है? आपका जो अनुसूचित क्षेत्र या जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र या और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी, और जनजातीय क्षेत्रों की जानकारी के प्रशासन की जानकारी। तो अब देखिए स्थानीय शासन के बारे में हमने बात कर ली। अब जैसे कि आपको पता है कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं और अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना के द्वारा किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो जो भाग 10 में हमें इन्हीं अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात जो इस तरीके के क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन किस तरीके से चलेगा, इस सब के बारे में जानकारी हमें संविधान के भाग 10 में दी गई है। अगर हम संविधान के भाग 11 के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 11, अब देखो जितने भी क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, जितने भी इलाकों का प्रशासन हो सकता है, भाग 10 तक उन सब के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। सॉरी, ठीक है। अब जो हमारे पास भाग 11 है, भाग 11 से क्या होते हैं, इनके जो अलग अलग संबंध हैं उन संबंधों के बारे में जानकारी दी गई। तो जो हमारा संविधान का भाग 11 है, संविधान के भाग 11 में संघ और जो राज्य हैं उनके संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो इस अर्थात जैसे आपका केंद्र सरकार हो गया है ना, जैसा आपको पता है कि कई बार राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं, ठीक है, या कोई बोलता है कि मैं टैक्स ज़्यादा लूंगा कम, तो यानी इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी, अर्थात राज्य यानी केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है हमारे संविधान के भाग 11 के अंतर्गत। और भाग 11 में भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें बताते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस तरीके से चलेंगे। यानी कई बार हमने पढ़े ना, जैसे हमने जब अब केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पढ़े तो 3 सूचियां पढ़ी थी, है ना। एक तो हमने क्या पढ़ी थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर केंद्र विषय बना सकता है, राज्य सूची जिस पर राज्य विषय बना सकता है, समवर्ती सूची यानी जिस पर दोनों विषय बना सकता है। अगर यहाँ पर जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ तो केंद्र और राज्यों के संबंध में एक चीज़ ये भी आ सकती है कि जो समवर्ती सूची है, माना समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, तो एक कानून राज्य ने बनाया, एक कानून केंद्र ने बनाया, तो अब किसका कानून लागू होगा। तो इस सूची में यही बताया गया है कि जब भी इस तरीके से उनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे लिखा गया कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर बताया गया, अगर हम इस अनुसूची की बात कर लें, समवर्ती अनुसूची की सूची की बात कर लें, तो इस सूची में क्या कहा गया है कि दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा, लेकिन अगर इन दोनों के बीच कोई टकराव होता है तो टकराव होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। ऐसे यहाँ पर और बहुत सारे अनुच्छेद बताए गए हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। तो आज हमने आपके 11 अनुच्छेद का अध्ययन कर लिया है। कल हम यहाँ 11 अर्थात अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 का अध्ययन करेंगे। उनके बारे में क्या, उन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहेंगे।